नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 महीने बाद गुजरात के चुनाव हैं और हालात वहाँ कुछ ऐसे हैं कि बीजेपी बड़ी घबराई हुई है और शायद इसीलिए मोदी जी, अमित शाह बार बार गुजरात जा रहे हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि गुजरात में आजकल हर तरफ हड़ताल ही हड़ताल है। शायद ही ऐसा कोई सरकारी महकमा हो जो हड़ताल पर ना हो, चाहे वो सरकारी संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, जैसे हड़ताल की बयार हो। अब जैसे ये विजुअल, ये तस्वीरें आज की ही गांधीनगर की, और कर्मचारी क्या अधिकारी सब सड़कों पर हैं बीजेपी के मुखालिफ। और इन सब के बीच गुजरात में एक ऐसा अनजान सा मुख्यमंत्री है जिसका नाम बहुत से लोग गुजरात में ही नहीं जानते हैं। और इन्हीं मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में ऐसे ऐसे मंत्री हैं, लोग हैं जो वाकई नौसिखिया हैं, जिनके कामकाज पर वाकई आरोप लग रहे हैं, तोहमतें लग रही हैं। और दोस्तों, सरकार की इस बदहाली के बीच में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कदम रखा है और ठीक दिल्ली की सियासत की तर्ज पर वही आम आदमी पार्टी का पुराना खेल वो गुजरात में खेल रहे हैं। और शायद ये जो खेल है केजरीवाल का, इसका असर गुजरात में हो रहा है। गुजरात की सिक्योरिटी के ऊपर धब्बा है कि आप एक ऑटो में एक मुख्यमंत्री को नहीं ले जा सकते। क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसीलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। और दोस्तों, इन सारे हालात के बीच में एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आज की तारीख में गुजरात की जो जमीनी हकीकत है वो जाहिर करती है कि मोदी और अमित शाह की पोजीशन वाकई टाइट है। और इस टाइट पोजीशन के बीच में अगर थोड़ी सी भी संजीदगी, थोड़ी सी भी सलाहियत, थोड़ी सी भी सियासत अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने दिखाई है, और लोग कह रहे हैं दबी जुबान में कि अगर आखिरी महीने में, चुनाव के आखिरी महीने में अगर केजरीवाल ने और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया, एक स्ट्रैटेजिक अलायंस कर ली, गुपचुप अलायंस, तो फिर गुजरात में क्या होगा? तो फिर मोदी जी के 2024 के अरमानों का क्या होगा? और फिर इस चाणक्य की कूटनीति का क्या होगा? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब तथ्यों के साथ आज आपको मिलने जा रहा है। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि 2024 का जो फाइनल है, उस फाइनल के मद्देनजर मोदी जी के लिए गुजरात का जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, वो बड़ी अहमियत रखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता गुजरात में जरा सा भी उलटफेर हुआ जो बीजेपी के पक्ष में नहीं गया, तो मोदी जी के लिए मुसीबत हो जाएगी। और जब बात गुजरात की हो रही है तो गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या कहती है? मेरे साथ आज होंगे गुजरात के सबसे सीनियर रिपोर्टर, सबसे सीनियर जर्नलिस्ट मैं कहूँ, आर.के. मिश्रा साहब। आर.के. मिश्रा साहब की खासियत ये है कि अहमदाबाद हो, सूरत हो, बड़ौदा हो, राजकोट हो, गुजरात का कोई भी इलाका हो या गांधीनगर कैपिटल हो, इतना बेखौफ पत्रकार जो गुजरात में रहकर मोदी जी के बारे में और अमित शाह के बारे में इतना खुलकर बोले, शायद दूसरा कोई नहीं है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि मिश्रा साहब हमारे साथ होंगे, कई खुलासे करेंगे, सही पिक्चर आपको बताएंगे कि वाकई क्या उलटफेर हो सकता है। लेकिन मिश्रा जी की बात, उनके खुलासे सुनने से पहले मुझे लगता है कि चंद पॉइंट अगर आप जान लें कि इस वक्त गुजरात में सिचुएशन क्या है और क्यों सरकार घिरती जा रही है हर तरह की मुसीबत से, तो वो जो 2-4 मुसीबत है, अगर वो आपके सामने मैं रख दूँ
उस सिचुएशन को, तो मिश्रा जी को सुनना आसान हो जाएगा, गुजरात को समझना आसान हो जाएगा। केजरीवाल जिस तरह की वहाँ पर खेल खेल रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, वो भी समझ में आएगी। और हो सकता है कि नतीजा भी कुछ ना कुछ इशारा करे आपको कि क्या होने जा रहा है इस स्टेट में, जो मोदी के लिए बहुत ज़रूरी। तो मैं आपसे बस चंद मिनट लूँगा, जान लेते हैं ग्राउंड सिचुएशन क्या है और फिर सुनते हैं मिश्रा जी को। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि गुजरात में इस वक्त जो सरकार है, जानकार लोग उसे नौसिखिया सरकार कहते हैं, नोवाइस गवर्नमेंट कहते हैं। सभी नए हैं, मुख्यमंत्री से लेकर उनके कैबिनेट, और इसकी वजह से जो डिसीजन मेकिंग है वो नहीं हो पा रही है। स्पॉट पे जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो एक मंत्री करता है, चीफ मिनिस्टर करता है, वो वहाँ नहीं हो पा रही है, जिसका नतीजा ये है कि गुजरात गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट इस वक्त हड़ताल पे है। चाहे वो पुलिस है तो पुलिस का एजिटेशन है, जो एक्स सर्विसमैन गुजरात में रहते हैं उनका एजिटेशन है, होमगार्ड्स का एजिटेशन है, सेक्रेटेरिएट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, सचिवालय के, जो मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर हर मंत्रालय चलाते हैं, वो भी सड़कों पर है। और ये एजिटेशन ऐसा है जो सिरदर्द बन गया है, मुख्यमंत्री के लिए नहीं, मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए, क्योंकि रोज़ इनकी मांग बदलती है, रोज़ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। और अगर सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो चुनाव कराते हैं वही नाराज़ हो, वही असंतुष्ट हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना असर इसका पड़ता है चुनाव में। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, कठपुतली मुख्यमंत्री, और इस पर मैं विस्तार से जाऊंगा जब मिश्रा जी से बात करूंगा। कठपुतली मुख्यमंत्री इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भूपेंद्र पटेल साहब जब चीफ मिनिस्टर बने, बहुत से पत्रकार नहीं जानते थे कि यह आदमी चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, और वाकई एक्सपीरियंस नहीं था। सीधे मुख्यमंत्री बने, छोटे मोटे बिल्डर थे, आनंदीबेन के साथी थे, और इनको कहा जा रहा है कि ये कठपुतली है क्योंकि इस कठपुतली को दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है, सारे डिसीजन दिल्ली में होते हैं, और इसीलिए एक कन्फ्यूजन है। अब एक फैक्टर है केजरीवाल फैक्टर। इसी सिचुएशन में सेंधमारी कर दी केजरीवाल ने, तीसरा बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस तो वहाँ वैसे ही एग्जिस्ट करती है, और पिछली बार बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था 2017 में कांग्रेस ने। 10-12 सीटों का अगर उलटफेर और हो जाता तो कांग्रेस की सरकार बन जाती गुजरात में। केजरीवाल की एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर अब वो अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ जहाँ बीजेपी का गढ़ है, मुसीबत बन रहे हैं। करप्शन, और करप्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में सीएम के जो असिस्टेंट थे उनको भी हटाया गया। 2 ऐसे मंत्री हैं जिनके मंत्रालय बदले गए। कई ऐसे आरोप भ्रष्टाचार के लगे। भ्रष्टाचार धीरे ही धीरे दबे पांव गुजरात सरकार की जो साख है उस पर बट्टा लगा रहा है। करप्शन और डेवलपमेंट नहीं। और इन सब के बीच एक और पॉइंट, इससे पहले कि मैं आपको मिश्रा जी की बातों को सुनाऊं खुला से, एक और पॉइंट, 27-28 साल की एंटी इनकम्बेंसी। ये जो मुद्दतों से बीजेपी वहाँ पर है, ठीक है, एक हिंदू लेबोरेटरी आपने गुजरात में बना दी, एक हिंदू वोट बैंक तैयार कर लिया राजकोट में, सूरत में, वडोदरा में, अहमदाबाद में, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोज में, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं। लोग ही नहीं नाराज हैं, करणी सेना भी नाराज है, पाटीदार भी नाराज हैं, किसान भी नाराज हैं, ट्राइबल्स भी नाराज हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है कि कोई डिलीवरी नहीं हुई, और गुजरात मॉडल पहली बार थोड़ा तार तार होता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी मुसीबतें, मैंने कुछ चंद मुसीबतें आपको बताई, चैलेंजेस बताए, चुनौती बनाए, और कैसे इसका सॉल्यूशन 2 महीने में मोदी निकालते हैं ये भी देखने लायक होगा। अब सीधे मिश्रा जी के पास, गुजरात के सीनियर मोस्ट बेखौफ पत्रकार किया है। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जो इस वक्त स्थिति है, आपने कांग्रेस को भी देखा है पिछले 30-40 साल में ऊपर नीचे जाते हुए, और आपने कहीं ना कहीं बीजेपी उसकी भी ऊंचाई देखी है, लेकिन आज की तारीख में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है गुजरात में, अरविंद केजरीवाल की, वो भी आपकी आंखों के सामने है। लेकिन इससे पहले कि मैं अरविंद केजरीवाल पर आऊँ, आम आदमी पार्टी पर आऊँ, आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर फोकस करूँ, मैं एक सवाल जानना चाह रहा था, उसका जवाब जानना चाह रहा था कि क्या वाकई इस वक्त जो गुजरात की स्थिति है, बीजेपी की एक नई सरकार है, नया मुख्यमंत्री है, ऐसा मुख्यमंत्री है कोई जानता नहीं है, कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको लोग गुजरात में अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जानते हैं,
भ्रष्टाचार के भी कुछ आरोप हैं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री के असिस्टेंट को हटाया गया था, अभी 2 मंत्री थे जिनके विभाग ले लिए गए, और भी बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इन सबके बीच जहां पर एक गुमनाम सा मुख्यमंत्री हो, जहां पर एक गुमनाम सी कैबिनेट हो, मंत्रिमंडल हो, क्या वाकई पहली बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रेशर में हैं? क्या प्रेशर में हैं इस बार गुजरात में? देखिए दीपक जी, इसमें कतई जरा भी संशय की कोई गुंजाइश नहीं है कि वाकई प्रेशर में है। और अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखते चलेंगे तो आपको बहुत क्लियरली ये दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं और जिस तरीके से लाइमलाइट में केजरीवाल जी आए हैं और गेन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को जाहिर कर रहा है कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी जो भी बनाई थी इतने सालों में, वो 2 कारण उसमें चीजें बनी हैं कि एक, वो कांग्रेस सेंट्रिक थी, और दूसरा सवाल जो उसमें आया है कि कहीं ना कहीं इतने लंबे अरसे से पावर में रहने के बाद मशीनरी थोड़ी लेथार्जिक हो गई है, डिपेंडेंट हो गई है। अब ये डिपेंडेंसी कैसे होती है कि जब धीरे धीरे इलेक्टेड लोगों की इंपॉर्टेंस घटती चली जाती है। ये आपने इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी देखा होगा कि सेंटर बहुत पावरफुल है और सेंटर में एक लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके इर्द गिर्द सारा पावर फलक्रम उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। तो जो स्टेट में लीडरशिप होती है वो धीरे धीरे डिवैल्यूएट होती चली जाती है। और क्या सिग्नल आप दे रहे हैं? मोदी जी ने अपना पावर बनाने के लिए, दिखाने के लिए स्टेट लीडरशिप को धीरे धीरे पंगु कर दिया, कमजोर कर दिया। हाँ, बहुत कमजोर कर दिया। मतलब यह हुआ कि कमजोर इस हद तक कर दिया कि आप सडनली जो है चीफ मिनिस्टर बदल जाता है, जैसे पहले हुआ करता था मिसेस गांधी के टाइम में। लेकिन चीफ मिनिस्टर तो बदला, लेकिन पूरी की पूरी कैबिनेट बदल जाए, और ऐसे वक्त पे बदल जाए कि जब चीफ सेक्रेटरी नया हो, कैबिनेट बदल जाए, मुख्यमंत्री नया हो, और मंत्रियों के जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो भी पार्टी ऑफिस से तय हो, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की नजर में क्या हुआ। आपको लगता नहीं है कि मोदी जी के नाक के नीचे जो 2 लोग बैठे हैं जिनके संबंध आपस में ठीक नहीं है, आनंदीबेन और अमित शाह, अगर खेमेबाजी होगी, एक तरफ अमित शाह के आदमियों को आगे बढ़ाया गया, एक तरफ आनंदीबेन के आदमियों को, तो आपको लगता है कि क्या बीजेपी गुजरात में एक अमित शाह की लॉबी है, एक आनंदीबेन की लॉबी? मतलब मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात कर रहा हूँ। जी, हाँ, इसी यही नहीं है, और भी बहुत सी लॉबीज हैं। ये जो सिचुएशन है, हमेशा देखिए हम लोग जो एनालाइज कर रहे होते हैं वो एक कुछ परसेप्शंस पाल लेते हैं। हम परसेप्शंस ये पाल लेते हैं कि अगर लीडर पावरफुल है तो उसके नीचे का सेटअप एक मोनोलिथ है जो अनब्रेकेबल है, जो लोहे जैसा है कि जिसके अंदर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ऊपर से हुक्म चला तो नीचे तक बिल्कुल चला गया। हाँ, ऊपर से हुक्म चलता है और नीचे तक जाता है, लेकिन उससे ह्यूमन नेचर कहीं चेंज हो जाता है या ग्रुपिंग्स चेंज हो जाती हैं, ऐसा तो नहीं है। आप देखिए विजय रूपानी अब इस वक्त पंजाब में क्या कर रहे हैं, वो तो पंजाब के ऑब्जर्वर बनाकर पंजाब भेज दिए गए हैं। इलेक्शन तो गुजरात में है, वो सौराष्ट्र में राजकोट के वो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनका अमित शाह के आदमी को उधर भेज दिया गया है। मैं वही बता रहा हूं आपको कि आपने जिनको उतारा उनको अभी तक तो वो हवा में ही थे। कोर ग्रुप में, पार्टी की इलेक्शन मशीनरी के कोर ग्रुप में तो अभी जुम्मा 4 दिन पहले लाए गए थे, और लाने के बाद ही अब विजय रूपानी भी लाए गए थे। अब वो बाहर चले गए, पंजाब देखेंगे। नाउ इस वक्त सवाल, बहुत आसान सा सवाल ये हुआ कि इस वक्त में जब आपको
ऑपोजिशन पार्टीज का चैलेंज सा फेस कर रहे हैं आप, उस वक्त एक एक्स चीफ मिनिस्टर को गुजरात से बाहर हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? मेरा मिश्रा जी सवाल ये था कि केजरीवाल जिस तरह से अब आउटर गुजरात से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बड़े शहर हैं, जो मेट्रोज हैं, जो जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है गुजरात में, जैसे सूरत है, जैसे बड़ौदा है, जैसे राजकोट है, जैसे अहमदाबाद है, इन इलाकों में अब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जा रही है और झाड़ू चला रही है वहां पर। इसको लेकर क्या वाकई एक घबराहट है अमित शाह के खेमे में, मोदी के खेमे में? है साहब, देखिए ये एक, अगर आप एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक पिंसर मूव है। जिस तरह से इंडियन आर्मी बांग्लादेश में घुसी थी, चारों तरफ से घेरती चली गई, फिर अंदर उसने जो है आइलैंड्स क्रिएट कर दिए और कुछ जो एरिया से आइसोलेट कर दिए और बाकी एरियाज पर जोर किया। दैट वाज द 1971 ऑपरेशन, जिस तरीके से बांग्लादेश को कैप्चर किया गया। नाउ अगर आप आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी देखें तो वो सिमिलर स्ट्रैटेजी करेगी। बीजेपी पहले शुरू में जो थी ठीक था कि भाई ठीक है सौराष्ट्र से आ रहे हैं, सौराष्ट्र में नुकसान तो कांग्रेस का होगा। सूरत आए और खिसक गए। अब अहमदाबाद आए और आम आदमी पार्टी, हाँ, ऑटो रिक्शा वाला जो एपिसोड हुआ, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो ये बता रहा है कि नॉट ओनली नैरेटिव सेट कर रहे हैं बट ऑप्टिक्स का नैरेटिव भी केजरीवाल सेट कर रहे हैं और इनिशिएटिव इनके हाथ से ले लेते हैं वो। क्योंकि केजरीवाल नैरेटिव जो कॉमन मैन को टच कर रहा है वो सिर्फ एक खड़ा कर रहा है। वो ये कहते हैं कि भाई मुझे राजनीति नहीं आती जी, मुझे तो देखिए अगर मैं तो IIT का पढ़ा हुआ, मुझसे स्कूल ठीक करा लीजिए, मुझे हॉस्पिटल्स ठीक करा लीजिए। ये चीजें कॉमन मैन में के दिमाग में स्ट्राइक करती है, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जहां हर आदमी सफर कर रहा है। एक और अहम सवाल पर मैं आ रहा था, और अहम सवाल ये है कि ये अलग बात है कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल, इनका झगड़ा दिल्ली में है, इनकी सीधी लड़ाई इस बार पंजाब में हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं एक 36 का आंकड़ा तो है, अगर आप देखें, दिल्ली देखें या पंजाब देखें, लेकिन गुजरात में अगर एक कॉमन एनिमी को लेकर अगर बीजेपी से दोनों लड़ रहे हैं और बीजेपी से दोनों परेशान भी हैं, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, और दोनों के तमाम लोग जेल भी जा रहे हैं पार्टियों के, अगर एक स्ट्रैटेजिक अलायंस, एक चुपचाप बंद खिड़की के अंदर, बंद कमरे के अंदर एक चुपचाप एक अलायंस कर लेते हैं कि भाई तुम आउटर एरियाज में जो कांग्रेस की जो स्ट्रांग पॉकेट्स है वहां कांग्रेस खोलकर लड़े, और जो बीजेपी की पॉकेट है जहां आम आदमी पार्टी ठीक ठाक लड़ रही वहां पर आम आदमी लड़े। अगर इस तरह की कोई चुपचाप एक अलायंस होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है आखिरी महीने में 20-25 दिन में, आपको लगता है कि ये अलायंस पूरी तरह से बीजेपी को हिला देगी अगर होती है तो? देखिए, मैं आपको मतलब अपने ओपिनियन बताता हूँ कि बोथ एट द नेशनल लेवल 2024 एंड गुजरात 2022 आपको या ऑपोजिशन को फेयरली क्लियर आइडिया अब तक होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी इज एन एब्सोल्यूट 100% टोटल पॉलिटिकल पर्सन, जिसे कहते हैं एब्सोल्युटली। मतलब अगर उनके दिमाग में भूले भटके भी अगर मुझसे पूछा जाए तो कोई दूसरा चीज आती नहीं है, इतना राजनीति के अलावा। हाँ, मतलब सिवाय राजनीति माइंड है उनका जी। एंड वो जिस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करते हैं, अगर ऑपोजिशन कैन नॉट गेट इट्स एक्ट टुगेदर, अगर ऑपोजिशन कैन नॉट गेट इट्स एक्ट टुगेदर, जो है मोदी जी इनको अकेले अलग करके एक एक को टांग देंगे। जिसे कहते हैं ना, जैसे कपड़ा सुखाया जाता है ना, अरगनी पे टांगते हैं, उस तरह से टांग देंगे। शहरों में जो है आम आदमी पार्टी ने जो है फोकस किया, गांव में और रूरल एरियाज में कांग्रेस ने फोकस किया। तो मैं एक बहुत सीधा सच्चा जवाब चाह रहा था कि फिर नतीजे क्या होंगे? क्या माथे पे शिकन आ जाएगी मोदी जी के? शिकन का सवाल नहीं है साहब, शिकन की बात नहीं है, ये पावर स्ट्रक्चर पूरा टूट जाएगा।
सी आप इसको समझिए कि एक इंसान इस वक्त बड़ा डिसआर्मिंग नेचर से प्रूविंग अ काउंटर पॉइंट, आप इलेक्टोरेट को यूं देखिए ना कि एक कोर ग्रुप होता है, कोर तो आपके साथ ही चलता है, लेकिन एक फ्लोटिंग वोटर भी होता है। वो फ्लोटिंग वोटर डिसाइड करता है चीजों को। हार अगर वो जीत। फ्लोटिंग वोटर खिसक गया, आप बीजेपी के पास अल्टीमेटली तो एक ही चीज है कि भाई मोदी जी की अपील, ये लोग ये मान के चलते हैं कि भाई मोदी जी की अपील जो है हमको तार देगी। लेकिन कभी कभी इस चीज में बड़े बड़े खान साहब भी गट्टा खा गए। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर टैक्टिकली चीजें बनी, अब एक टैक्टिक टूट रही है। पहले बीटीपी ट्राइबल पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी जा रही थी, लेकिन ट्राइबल बेल्ट में कहीं केजरीवाल जी ने एक कैंडिडेट अपना अनाउंस कर दिया, वो चीजें टूट गई हैं। अब सुना यह है कि कांग्रेस के साथ बात चल रही है बीटीपी की। तो जो है, if you can work out a tactical situation, it will be to your distinct advantage. आपको इसका बहुत सही एडवांटेज मिलेगा, और वरना तो आप जो है ना, ठीक है, लड़ते रहिए। अब दोस्तों, मिश्रा जी एक तजुर्बेकार पत्रकार हैं और बहुत सही बात कही कि अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस हाथ मिला लें, एक बैकडोर एडजस्टमेंट कर लें, हर सीट पर नहीं, कहीं कहीं पॉकेट्स में, तो खेल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि अरविंद केजरीवाल, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो या गुजरात हो, उनकी सीधी लड़ाई, हिमाचल भी, कहीं ना कहीं लड़ाई कांग्रेस से रहती है। हालांकि धीरे धीरे अब लड़ाई वो बीजेपी से हो रही है, लेकिन अदावत है, परेशानियां हैं, कांग्रेस को अरविंद से, अरविंद को कांग्रेस से। अब ऐसे में दोनों को दिल बड़ा करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी करना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी करना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा करना पड़ेगा। और दिल बड़ा करते समय एक ऑब्जेक्टिव सामने रखना पड़ेगा कि अगर आपको ये जो गुजरात लॉबी है, ये जो चाणक्य है, उनकी जो रूथलेस पॉलिटिक्स है, जो ईडी है, सीबीआई है, छापे हैं, जेल है, बेल है, इनसे अगर निजात चाहिए तो दिल बड़ा करना पड़ेगा, चुपचाप हाथ मिलाना पड़ेगा, चुपचाप। और अगर ऐसा होता है तो खेल होगा। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल कोई जब दिल्ली में पहली बार आए थे तो कांग्रेस से उन्होंने हाथ तो मिलाया था, तो हाथ मिल चुके हैं, ऐसा नहीं है, आज फासले हैं। तो बहरहाल ये एक ऐसा सवाल है जो जनता तो चाहती है, जो निजात चाहती है, जो चाहती है कि 2024 के बाद ये संविधान बचे, देश सही रास्ते पे चले, जो अरविंद भी कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है। लेकिन तय भी फिर दोनों को ही करना है, दोनों को दिल बड़ा करना होगा। तो ये सवाल मैं इन्हीं पे छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आखिरी 20-25 दिन में, महीने भर में एक अंडरस्टैंडिंग चुपचाप हुई कुछ पॉकेट्स में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, तो सफ़र फिर बहुत मुश्किल है चाणक्य के लिए, बादशाह मोदी के लिए। बहरहाल राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होते हैं, ना स्थायी शत्रु होते हैं। राजनीति में परिस्थितियां अहम होती हैं। तो देखते हैं इन परिस्थितियों को लेकर क्या फैसला लेती हैं दोनों पार्टी में। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये आज का वीडियो था और मेरी कोशिश थी कि आपको जो ग्राउंड सिचुएशन है उससे मैं रूबरू कराऊँ। बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है गुजरात का, बहुत डिसाइसिव होने जा रहा है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ इस पर मैं डेवलपमेंट पे अपडेट करता रहूं गुजरात पे। और दूसरा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो तो आपको किसी अखबार में या किसी चैनल में, गोदी मीडिया के दिख ही नहीं सकता इसका कंटेंट आपको। और इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को, खासकर जो भी आपके मित्र हैं गुजरात में हैं या बाकी जगह, उन सबको पता लगे कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, पर्दे के पीछे असली लड़ाई क्या है, और क्या वाकई एक कमज़ोर विकेट पर बीजेपी है। इसलिए इसको शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, सबसे पहले वीडियो मिलेगा। और अपने कमेंट्स ज़रूर आप लिखें, लाइक भी करें चैनल को। कमेंट्स मैं आपके ज़रूर देखता हूँ और उससे मुझे बहुत आइडियाज़ मिलते हैं कि आगे वीडियो किस तरह का होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चैनल देखते हैं। मुझे लगता है आपकी मेहरबानियाँ रहेंगी। और
मैं भी आपके लिए काम करता रहूँगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।